दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ये भी पार्ट जो है हम लोगों का बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2020 को देखते हुए जो है ये प्रैक्टिस नंबर 6 होने वाला है। तो इसमें भी जो है हम लोग टॉप 10 जो मैथ के सीरीज चला रहे थे वही हम लोग देखने वाले हैं। अर्थात इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बिहार आईटीआई मैथ का सेशन जो होता है उससे रिलेटेड होता है और वो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है, यानी कि उससे रिलेटेड उसी के कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आने की अधिक से अधिक संभावना होती है। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये भी वीडियो जो है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये पार्ट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का क्या है। तो यदि आप क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, तो आपको क्या बोल रहा है कि एक वर्ग के दो विकर्ण की लंबाई का योग फल जो है आपका 144 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। यानी कि आपको एक क्या दे रखा हुआ है, वर्ग दे रखा हुआ है, एक वर्ग दे रखा हुआ है और बोल रहा है क्या कि इस वर्ग में जो है हाई एगो विकर्ण हो गया और हाई एगो विकर्ण हो गया। हाई दोनों विकर्ण, इसकी मान लेते हैं लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है। इन दोनों विकर्णों की लंबाई को जब ऐड कर रहे हैं तो जो आ रहा है वो आपका 144 आ रहा है। अर्थात पहिलका विकर्ण और दूसरका विकर्ण को जोड़ रहे हैं तो वो आपका क्या आ रहा है, आपका 144 जो है सेंटीमीटर। आई होप सेंटीमीटर है। जी हाँ दोस्तों, सेंटीमीटर में आ रहा है। ये आपको क्वेश्चन में बोल रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना होगा यदि आप इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो यहाँ पे वर्ग बोल रहा है। तो वर्ग में आप जानते हैं कि वर्ग में दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दे रखा हुआ है a + b = आपका 144 दे रखा हुआ है, यानी कि पहिलका विकर्ण और दूसरा विकर्ण दोनों का योगफल आपका 144 दे रखा हुआ है। यदि आप यहाँ से पता करेंगे कि हाँ एगो विकर्ण की लंबाई कितनी है, तो आई होप कि आप पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? हाई ए और बी दोनों जो है वो तो इक्वल होगा ना जी, क्योंकि वर्ग में दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखना है कि यहाँ पे वर्ग में जब भी वर्ग बोलेगा तो वर्ग में दोनों विकर्ण एक दूसरे के इक्वल होता है। तो इसलिए जब इक्वल होता है तो हाई ए = b हो जाएगा। अर्थात a = b हो जाएगा। तो a की जगह पे हम यहाँ पे b को रख देंगे। तो यहाँ पे b + b = 144, या फिर आपका 2b यहाँ पे हो गया, 2b = 144। इसलिए यहाँ पे b बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो यानी कि एक कैंसिल आउट करेगा 144 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। अर्थात b जब 72 हो गया तो a भी आपका क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a भी 72 और b भी आपका 72 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे तो ऐसा ही आप समझ सकते थे कि यहाँ पे ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो आधा आधा होगा। अर्थात एगो 72 होगा और फिर दूसरा का भी 72 होगा। तो इस तरह आसानी से आप यहाँ पे इस तरह भी समझ सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक रूप से इसीलिए बताने का प्रयास किए जिससे जो है आपकी चीज़ें जो है क्लियर हो जाए और आप आसानी से जो है इसको जो है किस तरह बनाया जाएगा उसको आप समझ पाएँ। तो आप यहाँ पे ए और बी को फाइंड आउट कर लिया और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। तो वर्ग का परिमाप पहले क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप आपका, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप = 4 गुने भुजा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको भुजा ज्ञात करना होगा। तो आपको यहाँ पे एक विकर्ण ज्ञात हो गया है। अर्थात वर्ग का विकर्ण, यदि हम यहाँ से आपको बोले कि वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण आपको दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है? आपका 72 दे रखा हुआ है। एक एक विकर्णों को लिख लेते हैं जिससे जो है आप यहाँ से जो है भुजा ज्ञात कर सके। कैसे ज्ञात कर देंगे भुजा? तो वर्ग का विकर्ण बराबर 72 है, या फिर वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √2a। ए मतलब कि भुजा, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर लीजिए, भुजा लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? भुजा लिख लीजिए। ओके, अब = में 72 है तो 72, और गुना में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग कर दीजिए। तो भुजा बराबर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 72, और भाटा में आपका √2 है, भाग में है तो क्या कर दीजिए, इसको ऊपर पे 2 से गुना, √2 से गुना, और नीचे √2 से गुना कर लीजिए, जिससे जो है आप आसानी से और आगे इसको लेके चले जाएंगे। यहाँ पे बाटा में कभी भी रूट के अंदर नहीं रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे कैंसिल करने के लिए, दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए, यानी कि नीचे वाला रूट को हटाने के लिए नीचे वाला जितना के अंदर रूट के अंदर रहेगा उससे गुना ऊपर और नीचे दोनों में, यानी हर और अंश दोनों में गुना कर लिया जाता है। तो जब भी हम गुना करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 72 और ×
इंटू में रूट अंडर 2 आया और बटा में आपका 2 यानी कि रूट के अंदर दोनों हैं, इसलिए आपका सिर्फ 2 आएगा। यानी कि इसको कैंसिल आउट करेगा कितने बार में, 36 बार में। तो 36√2 जो है आपका एगो भुजा का मान आया। तो एगो भुजा जब 36√2 आ गया तो आपको ज्ञात क्या करना है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप यानी कि 4 गुने भुजा, तो 4 और गुने भुजा के स्थान पर क्या रखेंगे, 36 और रूट अंडर 2। तो रूट अंडर 2 रख देंगे तो कितना होगा आपका 6 चौका 24 और 3 चौका 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 144√2 हो जाएगा। और यही जो है आपका सही उत्तर हो गया। ओके, तो यहाँ पे 144√2 विल बी राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ओके, देन आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से और काफ़ी कम समय में और काफ़ी बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं इसको। आपको एक वर्ग दे रखा हुआ था, बोल रहा था कि एक वर्ग के दोनों विकर्णों का योगफल जो है आपका 144 है। तो आप जानते हैं कि वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एक आपका क्या हो जाएगा 72, तो दूसरा का भी क्या हो जाएगा आपका 72। अब यहाँ पे आपका जो है विकर्ण का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो विकर्ण का वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। और भुजा काहे ला निकालेंगे, क्या है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्ग का परिमाप आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो वर्ग का परिमाप इस क्या होता है, 4 गुने भुजा, इसलिए हम लोगों को भुजा ज्ञात करना होगा। तो भुजा ज्ञात करेंगे तो वर्ग का विकर्ण से लेके चलेंगे तो वर्ग का विकर्ण आपका रूट अंडर 2 गुने भुजा होता है और वो आपका दे रखा हुआ है 72। तो 72 रख दिए। अब इधर से जो है मल्टीप्लाई वगैरह यानी कि कैलकुलेट किए तो आपका कितना आया, भुजा का मान 36√2 आ गया। अब 36√2 भुजा का मान आ गया तो हमको वर्ग का परिमाप निकालना है। तो 4 गुने भुजा के स्थान पर 36√2 रख देंगे तो गुना करेंगे तो 144√2 आएगा और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है। ये थोड़ा सा आपका एक फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। क्या है आपका, एक फॉर्मूले पे आधारित ये क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। इसको जो है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा हुआ है क्या, 1.68 का होल क्यूब और प्लस में 0.32 का होल क्यूब और बट्टा के जो है बट्टा में क्या दे रखा हुआ है 1.68 का होल स्क्वायर। आई होप होल स्क्वायर है, जी हाँ दोस्तों, होल स्क्वायर 0.32 का होल स्क्वायर और माइनस में 1.68 इंटू में आपका 0.32, यही दे रखा हुआ ना, जी हाँ दोस्तों यही दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें दे रखा हुआ है। यदि हम आपसे यहाँ पे पूछे कि ए क्यू और इसी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि ज्ञान करना है कि क्या होगा, तो ए क्यू आप प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, यदि हम आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा। जब हम अलजेब्रा आपको बताए थे तो इसमें इस तरह के जो है सॉल्व किए थे क्वेश्चन को और इस तरह के जो है सूत्र भी लिख पाए थे। तो ए क्यू आप प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ए बी होता है। क्या होता है, माइनस में ए बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। और यदि क्वेश्चन में देखेंगे तो ए क्यू और प्लस बी क्यू के रूप में ही ये ऊपर वाला दे रखा हुआ है और बट्टा वाला क्या दे रखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी के फॉर्म में दे रखा हुआ है। आई होप कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे यदि इसी के फॉर्म में इसको तोड़े तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए रहता था तो ए लिखते थे, बी है तो बी लिखते थे। तो यहाँ पे 1.68 है ए के जगह पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1.68 प्लस में 0.32, बी के जगह पर 0.32 है तो 0.32 हो गया। अब इंटू में आपका ए स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहाँ की यानी कि आपको इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर फिर माइनस में दोनों का गुणनफल जो है लिखना होगा, यानी कि इस तरह के फॉर्म में लिखना होगा। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर का मान कितना है 1.68 का स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद देखेंगे आगे तो बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर 0.32 है तो 0.32 का स्क्वायर हो गया। ओके, 32 का स्क्वायर हो गया। अब उसके माइनस में ए बी होता है तो माइनस में ए बी, ए के स्थान पर 1.68 और बी के स्थान पर 0.32। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा वाला ब्रैकेट लेते हैं जिससे जो है कंसेप्ट भी इधर उधर ना होए। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ऊपर वाले के लिए हम इतना लिखे और इस सबके बाटा में क्या है, हई है कि नहीं, तो उसको भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा 1.68 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि क्या हम करना चाह रहे हैं।
तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि हम आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, ये आप आसानी से यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ए क्यू और बी क्यू के फॉर्म में इसको तोड़ दिए तो इस तरह तोड़े, इस फार्मूले के बेस पे है तो इसी फार्मूले के बेस पे इतना लिख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो है नीचे वाला है पूरा, है ऊपर वाला है पूरा, गुना में है इसके, तो दोनों तो एक दूसरे के इक्वल है, तो है पूरा कट जाएगा, है नीचे वाला पूरा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या आपका ऊपर में 1.68 प्लस 0.38 बच रहा है, और यही बच रहा है तो इसी का जो है हम लोग सोल्यूशन कर देंगे तो जो है आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1.68 और 0.32 को जो है जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो 8 और 2 10 और 6 और 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1 दशमलव है, दशमलव 1 आए, यहाँ पे 0 है 1, तो 1 के 1 आए, एगो हर्षिलिया 2 हो जाएगा, अर्थात 2 जो है आपका सही उत्तर के रूप में आएगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन में आपका 2 दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो हम यहाँ पे समझे क्या, आखिर यदि आपको बताएं कि समझे क्या, तो हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले को समझे। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो रहा है इंट्रेंस एग्जाम ITI में, इस तरह के काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और अब कीरो जो है इस तरह के मेथड पे जरूर एगो ना एगो क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको देख लीजिएगा। इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछे तो फटाक से हई फॉर्मूले पे तोड़ दीजिएगा और लास्ट में इस तरह जोड़ के निकाल लीजिएगा मान। देन आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 44 है, वे संख्याएं क्रमशः होगी, क्या होगी। यानी कि इसके पहले वाले सेशन में हम लोग पार्ट 5 आई होप, जी हाँ दोस्तों, पार्ट 5 में जो है हम लोग क्या देखे थे कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल के रूप में इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको दे रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे आपको 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग के रूप में दे रखा हुआ है, तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग आपको 44 दे रखा हुआ है। तो बोल रहा है कि वो संख्याएं क्या है जो आपका 2 क्रमागत विषम संख्या आप उसको माने हैं, वो आखिर क्या है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग उसी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे, उसी के बेस पे ये भी क्वेश्चन है। यदि आप इसके पहले वाले पार्ट को देखे हैं तो सही है, आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को, और नहीं देखे हैं तो अल्लाह अल्लाह मियाँ हम क्या करें वही वाला होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का, तो यदि विषम संख्याओं को बोले कि 2 क्रमागत विषम संख्या बोले तो आप क्या बोलिएगा, एगो 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, इसके बाद 7, ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं। यहाँ पे एक क्रमागत विषम संख्या है, और विषम संख्या होती क्या है, विषम संख्या वो होती है जो 2 से अविभाज्य होती है, यानी कि उस संख्या में 2 से जो है भाग नहीं लग पाता है, वो कैंसिल आउट जो है पूरा नहीं कर पाती है, यानी दशमलव में जो है उसका जो भागफल आता है वो होता है। लेकिन यदि सम संख्या की बात करें तो सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 को 2 से विभाज्य रहती है, यानी कि उसमें 2 से भाग लग जाए। यदि आपको यहाँ पे बोले कि इसमें सम में 2 से भाग लगेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा लेकिन आपका दशमलव में आएगा, तो दशमलव में नहीं आना चाहिए, पूरा जो है कैंसिल आउट कर हो जाना चाहिए, यानी कि शेषफल 0 होना चाहिए और दशमलव में आपका भागफल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 से कोई भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका ये लगातार विषम संख्या है, तो यहाँ पे लगातार विषम संख्या है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 लगातार विषम संख्या है, यानी कि ये नहीं बताया है कि कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 से लगातार या 5 से लगातार या 7 से लगातार, ये तो नहीं दे रखा हुआ है। लगातार बोल रहा है, तो लगातार बोल रहा है तो पहिल का हम विषम संख्या x मान लेते हैं, तो दूसर का विषम संख्या क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए पहिल का विषम संख्या 1 था, तो दूसर का विषम क्या हो गया, 3 हो गया, अर्थात 1 में 2 का वृद्धि हुआ। और तीसर का यदि पूछा जाए तो तीसर का क्या हो जाएगा, 3 में 2 से 2 जोड़े, अर्थात 1 में क जोड़े, 4 को जोड़े, यानी कि 2 का वृद्धि होते आ रहा है। तो यहाँ पे पहिल का x है, तो दूसर का क्या हो जाएगा आपका x + 2 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। अब इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ओके, अभी 2 क्रमागत जो है विषम संख्या हो गया, और बोल रहा है कि इन दोनों का योगफल आपका 44 है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, है पहिल का विषम संख्या है, दोनों दूसर का विषम संख्या, दोनों को जोड़िएगा तो योगफल आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, अर्थात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है आपको दे रखा हुआ है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग आपका 44 है। अब यहाँ से आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, है x 2x हो गया, प्लस में 2 है
तो प्लस में 2 इक्वल टू 44 है तो 44, इधर यहाँ पे क्या होगा 2x हो गया और ये 2 इधर आके घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इसलिए x बराबर यहाँ से क्या हो गया, गुना में 2 है इधर आएगा तो भाग में होगा तो 42/2 हो गया, अर्थात 21 जो है आपका x का मान आया। लेकिन x क्या है, x पहली संख्या है, पहली विषम संख्या है, ओके, पहली विषम संख्या है और दूसरी विषम संख्या क्या है, तो पहली विषम संख्या आपका क्या आ गया 21 आ गया, तो दूसरी क्या होगा आपका दूसरी, तो दूसरी आपका x+2 है, अर्थात x+2 लिखिए या फिर 21 में 2 को जोड़ दीजिए तो 23 हो जाएगा, अर्थात 21 और 23 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन विल बी 21 23 किस में दिया हुआ है, बी में, अर्थात ऑप्शन विल बी बी जो है सही उत्तर होगा, अर्थात बी नंबर ऑप्शन में 21 और 23 दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इतना विस्तार से इतना सटीक से बताया है, यदि अभी भी नहीं समझ में आया है तो पॉज कीजिए, बैक कीजिए वीडियो को, तब देखिए। ओके, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन यदि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो बोल क्या रहा है कि यदि 1.2/3 अर्थात 1.2/3 का 150% प्लस x इक्वल टू 3 है तो अब x का मान ज्ञात करें। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ये भी है। अभी हम लोग जो है सिंपल से जो है बढ़ रहे हैं, सिंपल से हाई लेवल तक के प्रैक्टिस सेट को हम लोग करने वाले हैं। तो पहले इस सिंपल वाले सभी क्वेश्चन को, सिंपल नहीं है ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस सब क्वेश्चन को सिंपल मत समझिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको देख क्या रखा हुआ है, बोल क्या रहा है कि यदि 1.2/3 का जो है 150% प्लस x इक्वल टू 3 अर्थात 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि 1.2/3 है। जी हाँ दोस्तों, 2/3 का अर्थात का मतलब कि गुना, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट का लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आए क्या बोल रहे हैं। 150% प्लस x इक्वल टू 3 है तो आपको क्या करना है, x का मान है, x जो है ना इसी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का ये जो है आपका क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। 3 एकम 3 इसको तोड़ देंगे पहले, 3 एकम 3 या 3 2 5 अर्थात पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 5/3 आ गया। का मतलब कि गुना, 150% का मतलब कि क्या होता है, 150% का मतलब अर्थात 150% लिखा हुआ है तो 150/100 हो जाएगा। ओके, और प्लस में x है तो x इक्वल टू में 3 है तो 3। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कीजिएगा तो है 3 5 15 50 बार में, 50 दूना 100 2 बार में, अर्थात क्या आया आपका 5 बट्टा में सिर्फ 2 आया है 2 और प्लस में x है, x इक्वल टू में 3 हो गया 3। ओके, अब यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 3 और माइनस में 5/2। आई जो है इसका जो है बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2 1 का लघुत्तम आपका 2। आई होप कि आपको यहाँ पे घटाव आता होगा बटा का, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, अर्थात 1/2 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। x का मान 1/2 आएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन विल बी बी नंबर ऑप्शन सही होगा, अर्थात बी नंबर ऑप्शन विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको यदि आप जो नहीं समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पाए हैं, तो इसको और बैक कीजिए वीडियो को और तब देखिए। काफ़ी आसान है। किस तरह हम किए हैं, 150% को जब परसेंट तोड़िएगा तो बटा में 100 चला जाता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब परसेंट को हटाते हैं तो बटा में 100 चला जाता है, तो इसलिए आपका 150/100 हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे समझिए कि जब परसेंट को हटाते हैं तो बटा में 100 हो जाता है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी जो है दोस्तों आपका काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जो है इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग जो किए थे 1.68 वाला, आई होप कि आपको याद होगा इसी सेशन में, उसी से रिलेट करता हुआ ये भी क्वेश्चन है। आपका डायरेक्ट फॉर्मूले पर दे रखा हुआ है, AQ दे रखा हुआ है प्लस BQ दे रखा हुआ है, और ये आपका A² माइनस AB प्लस B² दे रखा हुआ है। यही ना है? जी हाँ दोस्तों, यही दे रखा हुआ है। इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान क्या है यही फाइंड आउट करना है। तो हमने इसके पहले ही बताया थे क्वेश्चन में, क्या बताया था कि AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B इंटू में A² प्लस B², या फिर डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं A² माइनस AB
और प्लस में बी स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी लिखे या फिर हम माइनस को ए माइनस ए बी को बीच में ला दे, बात तो एक ही हुआ, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बटा में क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा तो है पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका सिर्फ ए प्लस बी, और यही जो है आपका सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में जो है इसका सही उत्तर दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये तो डायरेक्ट जो है फॉर्मूला बेस्ड था क्वेश्चन, तो ये हम इस क्वेश्चन को इसीलिए लाए ताकि जो है आपको समझ में आए कि आखिर ए क्यू प्लस बी क्यू जो वहाँ पे हो रहा था वो किस तरह हो रहा था, तो इसी तरह हो रहा था। ओके, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्या है। तो अगला क्वेश्चन यदि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे तो बोल रहा है क्या कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, 4:1 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात की ज्ञान करें। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आपका क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम लोग लिखने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा हुआ है। पहला जो है वृत्त है, पहला वृत्त का क्षेत्रफल और बट्टा में दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों का रेशियो में दे रखा हुआ है, अनुपात दे रखा हुआ है 4:1। तो 4:1 का मतलब कि क्या 4/1 यही दे रखा हुआ ना जी। जी हाँ दोस्तों, यही दे रखा हुआ है 4:1। अब यहाँ पे यदि बताएं हम लोग देखें तो यहाँ पे पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो है पहला वृत्त के लिए आप त्रिज्या का मान लीजिए बड़का आर मान लीजिए, दूसरा का वृत्त के लिए त्रिज्या छोटका आर मान लीजिए। अलग अलग होगा त्रिज्या, एगो त्रिज्या थोड़ी होता है। तो पहला का त्रिज्या आर और दूसरा का त्रिज्या आर मान लिया, छोटा वाला आर मान लिए। ओके, तो यहाँ पे पहला वृत्त का त्रिज्या क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर बड़ा वाला आर है इसलिए बड़ा वाला आर का स्क्वायर, और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो छोटा वाला आर है त्रिज्या तो छोटा वाला आर का स्क्वायर। अब इसका रेशियो में दे रखा हुआ है 4:1, तो इसलिए 4/1 हम इसको लिख सकते हैं काफ़ी आसानी से। अब यहाँ पे देखिएगा तो हई जो है पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो है आपका आएगा आर बड़ा वाला आर और बटा छोटा वाला आर, दोनों का स्क्वायर है इसलिए डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए दोनों पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे आपका 4/1 आया है, ये रेशियो में दे रखा हुआ है। और यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दोनों जो है वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात कैसे याद करेंगे, स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट अंदर चल जाएगा, तो बड़का आ रहा छोटका आ रहा, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे जो है रूट जो है 4/1 हो गया, यानी कि रूट के अंदर हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका क्या आ गया, आपका बड़का आर बटा छोटका आर इक्वल टू आपका 4 का जो है वर्गमूल कितना हो गया आपका 2, और 1 का वर्गमूल 1 होता है तो इसलिए 1 हो गया। अर्थात इसका बड़ा वाला आर और छोटा वाला आर का रेशियो जो निकल के आया वो क्या आया आपका 2:1, यानी कि 2:1 आया, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो यदि आप यहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है 2:1 जो है ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, इसमें दो जो है वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा हुआ था 4:1। अब यहाँ पे 4:1 दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे त्रिज्या अलग अलग होगा तभी न जाकर ये जो है एगो 4 है एगो 1 है, इसलिए हम त्रिज्या जो है अलग अलग माने हैं, एगो बड़का आर एगो छोटका आर। तो इस तरह हम जो इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे r/r यानी कि बड़का वाला आर और छोटका वाला आर का रेशियो जो है आपका 2:1 आया, इसलिए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा, यानी कि 2:1 इज द राइट आंसर। ओके, देन आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यदि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि यदि tan a = 2 है तो sin² a + cos² a का मान ज्ञात करें, यानी कि फाइंड आउट करें। तो क्वेश्चन जो है दे रखा हुआ है स्क्रीन पे, उसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब जो है विस्तार पूर्वक पढ़िए, अब उसके बाद देखिए कि आखिर क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू जो है दे रखा हुआ है, tan a का वैल्यू दे रखा हुआ है, tan a = 2 दे रखा हुआ है, और फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है sin² a + cos
स्क्वायर ए का जो है मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यदि आप इस प्रश्न को देखिएगा तो यहाँ पे आपका tan ए बराबर 2 दे रखा हुआ है, या फिर इसको 2/1 भी तक कह सकते हैं। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। अब ये काहेला लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा काहेला लिख रहे हैं कि क्योंकि आप यहाँ पे देखिएगा तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। और इसका जो है कोई भी जो है यहाँ पे इसको यदि हम देखें तो ये जो है फॉर्मूला बेस पे भी बना सकते हैं इसको कि साइन स्क्वायर ए या प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान जो है क्या होता है। तो साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आप इसका मान तो डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं और इसका आंसर 1 पर टिक कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे tan ए बराबर 2/1 दे रखा हुआ है। तो इस मेथड से थोड़ा सा हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसको दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे। तो ये एक तो हो गया मेथड आपका फार्मूला बेस्ड हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तो एक आपका आंसर हो गया। लेकिन आप इस तरह बनाइएगा तो यहाँ पे लंब आपका 2 दे रखा हुआ दे दिया और आधार आपका 1 दे दिया। तो यहाँ से आपका कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर आपका है दोनों का स्क्वायर का योगफल का रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर आप प्लस आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका रूट, यहाँ पे 2 दूना 4 और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 यानी कि √5 आ गया। आपका कर्ण बराबर √5 आ गया। तो कर्ण बराबर √5 आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए क्या होता है, साइन थीटा का मान, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है आपका 2 है, तो 2 बटा कर्ण क्या आ गया, √5 आ गया, √5 स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। ओके, प्लस में कॉस स्क्वायर ए यानी कि आपका आधार बटा कर्ण, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है आपका 1 है, तो 1 और बटा कर्ण कितना आ गया, √5 आ गया, √5। अब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी कर देंगे। ओके, अब इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 अब √5 का स्क्वायर 5। ओके, अब इसको जो है आगे सब करेंगे तो 4 5 1 5 5 5 का लघुत्तम जो है 5 आएगा, 5 एकम 5 तो 4 एकम 4। ओके, 5 एकम 5 तो 1 एकम 1 अर्थात 4 1 5 आया और बट्टा में भी 5 आया। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 5 के पावर में 5 एक बार में, तो इसलिए 1 विल बी राइट आंसर यानी कि 1 विल बी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे इस तरह भी बनाए तो 1 ही आया और ये बाई ऑप्शन जो यहाँ पे फार्मूला बेस्ड बनाए तो ये भी 1 आया। यानी कि आपको फार्मूला ये याद भी नहीं रहता तो भी आप इस मेथड से बनाते तो यहाँ पे 1 आता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग चला जाएगा और आपका जो है थोड़ा सा टाइम का जो है वेस्ट होगा, यानी कि टाइम जो है थोड़ा सा अधिक लगेगा। इसलिए जो है इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू यानी कि थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे जो है एग्जामिनर थोड़ा सा आपके ध्यान को भटकाने के लिए tan ए का क्या जरूरत है जी, tan ए इक्वल टू 2 का क्या जरूरत था, कुछ भी नहीं जरूरत था। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछता कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है क्या, तो आप डायरेक्ट लिख देते 1। लेकिन यहाँ पे tan ए देकर थोड़ा सा ध्यान भटकाने का प्रयास किया है और आपको थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस अर्थात इस प्रोसेस से बनाने का प्रयास करवाया है एग्जामिनर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो आप आसानी से एक जो है इसका आंसर पुट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे नहीं याद है तब आप इस तरह बना सकते हैं। हालांकि इस तरह भी बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप आसानी से और काफ़ी कम समय में बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा मेथड और पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है। क्या बोल रहा है कि किसी आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर तथा भुजाओं का योगफल 14 मीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मान लेंगे कि आयत का क्षेत्रफल यानी कि आपका आयत में 2 चीज़ होता है, एगो लंबाई एगो चौड़ाई होता है और एगो विकर्ण होता है। तो विकर्ण का तो इसमें मान ही नहीं है, मतलब ही नहीं है कुछ। तो यहाँ पे आपको लंबाई और चौड़ाई मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि लंबाई जो है आयत की लंबाई जो है आपको दे रखा हुआ है, क्या मान लेते हैं आप, क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, और आयत की चौड़ाई क्या मान लीजिए आप, चौड़ाई मान लीजिए बी मान लीजिए। अब यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा हुआ है अर्थात आयत का क्षेत्रफल क्या है आपका, आयत का क्षेत्रफल दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है आपका 48 वर्ग मीटर दे रखा हुआ है, 48 दे रखा हुआ है। और आपका यहाँ पे एक और चीज़ दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है आपका
जो है दो भुजाओं यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो दिया हुआ है, इन दोनों का योगफल जो है आपका दे रखा हुआ है, अर्थात इन दोनों का योगफल a प्लस बी इक्वल टू आपका 14 दे रखा हुआ है। तो यदि आपका a प्लस बी इक्वल टू 14 दे रखा हुआ है तो यहाँ से आप a बराबर निकाल सकते हैं 14 माइनस बी करके। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। 14 माइनस बी करके a का मान जो है आप आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई अर्थात a गुने बी, तो a गुने बी बराबर आपका क्या आ गया, 48 आ गया, 48 आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, a का मान ज्ञात करते हैं। तो a का मान ज्ञात करेंगे तो b इधर 14 में से माइनस हो जाएगा, तो 14 माइनस बी हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इस इक्वेशन को इसमें डायरेक्ट पुट कर देते हैं, अर्थात a के मान जो है 14 माइनस बी इसमें रख देते हैं। तो 14 माइनस बी इसमें रखेंगे तो 14 माइनस बी इंटू में आपका ये क्या है, a के जगह पर 14 माइनस बी हो गया और यहाँ पे b के जगह पर b है तो b। अब इक्वल टू में 48 है तो 48। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। गुना कर लेंगे, कैसे गुना करेंगे, तो यहाँ पे 14 b हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस इधर में 48 है तो 48 और इस सबको उठा के उधर लेके चले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस है तो उधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर और ये माइनस में 14 बी हो जाएगा और उसके बाद ये प्लस में 48 है तो प्लस में 48 इसी तरह रहेगा। बराबर में क्या बचेगा, इधर जीरो, तो इधर जीरो लिख दिए। अब यहाँ पे आपको जो है एक गुणनखंड जो है बनकर निकला। अब इस गुणनखंड को तोड़ेंगे और गुणनखंड को तोड़कर जो है निकालेंगे इसका मान क्या होगा। तो 6 और 8 को यहाँ पे जो है तोड़ेंगे, यानी कि इस 14 को ऐसा दो भागों में तोड़ेंगे जिसको गुना करने पर आपका 48 आ जाए और जो है जोड़ने या घटाने पर आपका क्या आ जाए, 14 आ जाए। तो 14 आएगा कैसे, यदि आपका यहाँ पे बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर इसी तरह रहेगा। यदि माइनस 6 बी आप माइनस में 8 बी लिखते हैं तो 6 में 8 से गुना करेंगे तो 8 6 48 और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा। और यदि इसको जोड़िएगा तो 6 माइनस 6 बी और माइनस 8 बी कितना हो जाएगा, माइनस 14 बी होगा। तो ये जो है इसको फॉलो कर रहा है, इसलिए आपका 6 8 यहाँ पे हम लोग ले लिए इसका गुणनखंड। ओके, प्लस में 48 है तो प्लस में 48 हो गया, इक्वल टू में 0 है तो 0। आई होप कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। कॉन्सोट्रेट होकर देखिएगा तो आसानी से इसको समझ पाइएगा। यहाँ पे बी जो है कॉमन लीजिएगा तो बी माइनस में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में आप क्या कॉमन लीजिएगा, 8 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे b बचेगा और यहाँ पे माइनस में 8 6 48 यानी कि 6 बचेगा। माइनस में प्लस हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे माइनस लेंगे। इक्वल टू में 0 है तो 0 हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या निकल कर आएगा, दो गुणनखंड निकल कर आया। क्या क्या आपका यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, b माइनस एगो 6 आया है और एगो आपका आया b माइनस 8 आया तो यानी और इसका बराबर में कितना है, 0। तो यहाँ पे b का मान 2 आया है, माइनस 6 है, बराबर में 0 करेंगे तो इसलिए b बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका 6 होगा। और एगो आपका कितना होगा, b माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा। तो इसलिए आपका b बराबर यहाँ पे क्या आ गया, आपका 8 आ गया। तो दो गो मान आएगा b का मान, एगो 6 आया एगो 8 आया। तो यहाँ पे 6 8 दो गो आया b का मान। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, आयत की लंबाई ज्ञात करें। तो आयत की लंबाई आप क्या माने, a माने हैं। तो a माने हैं तो जो है यहाँ पे b का मान जो है 6 और 8 दोनों रख के देखते हैं कि a का मान क्या आता है। यदि b का मान 6 रखेंगे तो 6 इधर आके माइनस हो जाएगा 14 में से, तो a बराबर आपका क्या आएगा, एगो 8 आएगा। और यदि आप b का मान 8 रखते हैं तो 8 इधर आके माइनस होगा 14 में से, तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो एगो a का मान 8 आ रहा है और एगो a का मान 6 आ रहा है, अर्थात एगो लंबाई 8 आ रहा है और एगो 6 आ रहा है। यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन में 8 और 6 दोनों दे रखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज़ देखना होगा कि सबसे पहले ऑप्शन में क्या दे रखा हुआ है, बी नंबर ऑप्शन में दे रखा हुआ है 8, इसलिए 8 आप लेके चलिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका a का मान 8 सही होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है आपका, बी नंबर ऑप्शन, अर्थात 8 जो है सही उत्तर आएगा। 6 का ही नहीं आएगा, क्या कि 8 के बाद ना 6 आ रहा है, इसलिए आप पहले का आंसर पिक कीजिएगा। सीरीज वाइज जो भी आंसर पहले रहता है उसी को हम लोगों को पुट करना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, तो कंपटीशन जो है इसी तरह नहीं होता है, वो कॉम्पिटिटर जो होता है वो ये भी देखता है कि आखिर जो है विद्यार्थी सोचता किस लेवल का है। तो आपका 2 को तो आंसर आ गया है, बी का मान 2 आया, एगो 8 आया, एगो 6 आया, तो पहले कौन लिखेंगे, आप 8 लिखेंगे। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को यदि समझ गए हैं तो सही है, नहीं समझे हैं तो फिर से बैक करके देखिए। ओके, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है आपका HCF और LCM जो चैप्टर होता है उसी से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक अर्थात HCF 113 तथा LCM जो है लॉस आपका 22 जो है 2,28,825 है। उनमें से एक संख्या 2825 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या का वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो हम जब HCF और LCM जो है पूरा फुल चैप्टर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्टिंग यानी जीरो लेवल से हाई लेवल तक जब हम वीडियो में बताए थे तो उसमें बताए थे एक फॉर्मूला कि जो है HCF और LCM में दोनों संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है? LCM यानी कि उन दोनों संख्याओं का LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि आप इन दोनों संख्याओं को A को मान लीजिए A और A को मान लीजिए B, तो आपको यहाँ पे दे रखा हुआ है दूसरी संख्या जो है पहली एक संख्या जो है आपको दे रखा हुआ है 2825। तो एक यानी कि A को मान लेते हैं आपका 2825 दे रखा हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा? AB यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल आप क्या कर लीजिए A गुना B और इधर LCM और HCF यही ना दे रखा हुआ है। तो ये आप पहले थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा लेते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। अब उसके बाद यहाँ A को संख्या दे रखा हुआ है 2825, तो यहाँ पे A को संख्या की जगह पर 2825 जो है लिख देते हैं और मान लेते हैं कि एक यानी A का ही मान जो है आपको दे रखा हुआ है और B का मान नहीं दे रखा हुआ है। यही आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको ज्ञात करना है आपका B का मान यानी कि दूसरे का संख्या ज्ञात करना है। और आपको LCM जो है महत्तम समावर्तक और LCM दे रखा हुआ है। LCM क्या दे रखा हुआ है? 22 जो है 88 और 25 और गुना में आपका HCF क्या दे रखा हुआ है? 113। तो 113 हो गया। अब इसलिए यहाँ से आप B का मान ज्ञात कीजिएगा। तो B का मान जब ज्ञात कीजिएगा तो B इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा है? 22 88 25 गुना 113 और ये जो है गुना में है इधर आएगा तो आपका क्या होगा? भाग में आ जाएगा 28 25 और इस पूरे को कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट वगैरह काट कर लिखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा आपका 9153 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर C विल बी राइट आंसर होगा। यानी कि इस पूरा को आप काट लीजिएगा, काट कूट कीजिएगा, 5 से काटिएगा फिर 5 से काटिएगा, इसी तरह काट कूट कीजिएगा ना तो आपका कितना आएगा? 9153 आएगा और यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे जब भी आपको LCM HCF दे रखा होगा और जो है पहली संख्या या फिर दूसरी संख्या दे रखा हुआ होगा और आपसे पहली संख्या पूछेगा तो इस फॉर्मूले के बेस से जो है आप पहली या दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। या फिर आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल दे देगा और एक LCM दे देगा और HCF ज्ञात करने के लिए बोलेगा, या फिर आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल दे देगा, HCF दे देगा और LCM ज्ञात करने के लिए बोलेगा। यानी कि इसमें से 4 को वैल्यू, क्योंकि एगो दूसरी पहली संख्या दूसरी संख्या और एगो LCM एगो HCF, ये चारों को वैल्यू में 3 को देगा और एगो नहीं देगा। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप आसानी से इसका सही उत्तर निकाल सकते हैं। देन आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के इस सेशन के सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है क्या है। तो दोस्तों इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या बोल रहा है, आप स्क्रीन पर देख पा होंगे कि बोल क्या रहा है कि एक स्कूल में 408 लड़के तथा 312 लड़कियां हैं। उन्हें बराबर सेक्शनों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक सेक्शन में जो है या तो केवल लड़के हो या फिर केवल लड़कियां हो। इस प्रकार के कितने सेक्शन बनेंगे? तो जब भी आपका इस तरह इस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन पूछेगा तो इसको बनाने का जो है कॉन्सेप्ट आप समझिए। पहिलका में क्या बोल रहा है कि स्कूल में 408 लड़के हैं और लड़कियां 312 है। तो लड़कों की संख्या कितना है आपका? लड़का टोटल कितना है आपका? 408। लड़कियां कितनी है? लड़की कितनी है? 312। आई होप कि 312 है। जी हाँ दोस्तों 312 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, इस दोनों का HCF ज्ञात करना है। अब हम HCF ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल और जो है सटीक जो है तरीका हम बताए हैं कि भाग विधि से आप आसानी से जल्दी जो है बड़ा डिजिट का जो है HCF ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे जो बड़ा है तो 408 बड़ा है तो 408 अंदर रखेंगे और 312 बाहर रखेंगे। 312 हो गया, एक बार में जाएगा, 2 बार मतलब 306 यानी 600 से अधिक जाएगा। तो इसलिए आपको एक बार में ले जाना होगा। तो यहाँ पे 312 आ गया। 312 माइनस करेंगे इसमें से 408 में से तो कितना होगा आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10 में से 1 घंटे का तो आपका 9 होगा और ये कुछ नहीं होगा। ओके, अब ये 312 यहाँ पे आ जाएगा,
312 यहाँ पे आ जाएगा। HCF में यही ना होता है कि ये वाला यहाँ पे और यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो घटका आता है वो यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, कितना बार में जाएगा, यहाँ पे आपका जाना चाहिए, ये कितना बार में जाएगा, 1 36 36 28 24 तो इसको इसमें कितना बार में से कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, 3 से। तो 36 18 29 27 1 29 27 1 28 सॉरी 28 होगा, 288 हो गया। माइनस करेंगे तो 12 में से 8 कटेगा 4 हो जाएगा, 0 में से 8 नहीं कटेगा, हाथ से लेगा, 10 में से 8 कटेगा तो 2 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 24 बचा। अब ये 24 को यहाँ पे ऐसे घेर देंगे और ये 96 यहाँ पे ला देंगे। आई होप कि यहाँ पे समझ पा रहे होंगे HCF ज्ञात करने का तरीका, अर्थात महत्तम समवर्तक ज्ञात करने का तरीका। तो यहाँ पे 24 के बार हमें कितने बार में, 4 बार में, तो ये 96 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तो यहाँ पे कैंसिल आउट बच गया और ये हिसाब से लास्ट में जो आता है वही आपका HCF आता है। तो HCF आपका क्या आया यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का, तो इन दोनों संख्याओं का HCF आपका 24 आया। और ये 24 वो संख्या है जो लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर जो पंक्ति बनाई जा रही है वो है। लेकिन आपको बोल रहा है ये क्वेश्चन में कि या तो फिर एक लड़का का पंक्ति होना चाहिए या फिर एक लड़की का पंक्ति होना चाहिए। तो जब या बोले ना तो यानी कि एगो लड़का का पंक्ति होना चाहिए, एगो लड़की का पंक्ति होना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन में पूछे। यहाँ पे जो HCF हम लोग 24 निकाले हैं, तो इसका मतलब जो है, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि 24 का मतलब क्या है। तो 24 का मतलब वो है जो दोनों को सम्मिलित यानी कि लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर जो पंक्ति बनेगी वो पंक्तियों की संख्या 24 है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि या तो फिर सिर्फ एक लड़का का पंक्ति होना चाहिए या फिर एक सिर्फ लड़की का पंक्ति होना चाहिए। इस तरह की पंक्ति जो बनेगी वो कौगो बनेगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, और 408 में 24 से भाग कर दीजिए और 24 से भाग कर दीजिए और फिर 312 में 24 से भाग कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। 24 क्या है, दोनों का सम्मिलित रूप है, लेकिन यदि भाग कर देंगे तो सिर्फ लड़का का आएगा। इसमें 24 से भाग कर देंगे तो ये तो सिर्फ लड़की का आएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो यही तो पूछ रहा है कि सिर्फ लड़का और सिर्फ लड़की का जो है कितना पंक्ति बनेगा। तो ये हो गया। आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे इसका बराबर इसके बाद क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बार में कैंसिल आउट होगा, ये 12 बार में, ये कितना बार में आपका, या फिर इसका डायरेक्ट LCM निकाल लीजिए या फिर LCM ज्ञात कर लीजिए। तो 24 का LCM आपका कितना हो गया, 24 आ गया और यहाँ पे 408 हो गया और प्लस में आपका 312 हो गया। आई होप कि बटा का जोड़ आपको बनाने आता होगा। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा, 720 बटा 24 हो गया, 24 तिहाई 72, अर्थात आपका 3 और यहाँ पे ये 0 है तो 0, अर्थात 30 जो है वो पंक्ति आई जो या तो सिर्फ लड़की का और या फिर लड़का का, यानी कि ऐसी पंक्ति की संख्या जिसमें एगो लड़का का पंक्ति होगा, एगो लड़की का होगा, फिर एगो लड़का का होगा, एगो लड़की होगा। इस तरह का जो है ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो वो कितना पंक्ति बनेगा, वो 30 को बनेगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में जो है 30 दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन का जो है कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये पूरा सेशन और ये पूरा क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा और इससे रिलेट जो है कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेट जो बनाने का तरीका है वो आप जो है पा सके होंगे। इससे जो है आप कुछ हासिल किए होंगे और तो आप जो है उस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर नए होकर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके जाइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी और ही वीडियो हम लोग लाने वाले हैं। और जो है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी जो होता है बिहार में, उससे रिलेटेड सभी जो है वीडियो आएगा, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी से उस वीडियो को भी देख पाइएगा। तो आई होप कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे और अगले वीडियो में। फिर ये जो है आपका 6 पार्ट था, इसके बाद जो है 7 पार्ट में हम लोग मिलेंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए। कोरोना की इस महामारी में घर पर ही पढ़ाई कीजिए और बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए। ओके, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।